मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहचारी राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़बाड़, दिल्ली जींदवा नाम कार्यरत हूँ। आज हम समानता की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। जिससे इससे पूर्व हमने अधिकार और लोकतंत्र के प्रतिरूप सहभागी का अध्ययन किया था, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अध्ययन किया था। अब हम समानता की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। यानी कि डॉक्टर आशीर्वादन के अनुसार फ्रांस के क्रांतिकारी ना तो पागल थे ना मूर्ख जब उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा लगाया था। यानी समानता जो साधारणता है, समानता का यह अर्थ लगाया जाता है कि मनुष्य जन्म से समान होते हैं और इसी कारण सभी व्यक्तियों को व्यवहार और आय का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। किंतु स्वतंत्रता का यह अभिप्राय उतना ही भ्रमपूर्ण और जितना यह कहना कि पृथ्वी समतल है। प्रकृति के द्वारा सभी व्यक्तियों को समान शक्तियाँ प्रदान की गई है। मानव समाज में मोटे, पतले, लंबे, नाटे, कृशाग्र और मंदबुद्धि के जो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं वे प्राकृतिक असमानता का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की असमानता की धारणा को समाज द्वारा अपनाया जाना अनुचित ही नहीं वरन असंभव भी है। वर्तमान समय में हम समाज में जिस प्रकार की असमानता देखते हैं उस असमानता के कारण दो प्रकार के हैं। इन दो प्रकार के कारणों के आधार पर असमानता भी दो प्रकार की है। एक प्रकार की असमानता वह है जिसका मूल व्यक्तियों में प्राकृतिक भेद है। प्रकृति के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि, बल और प्रतिभा की दृष्टि से भेद किया जाता है और इस भेद के कारण जो असमानता उत्पन्न होती है उसे प्राकृतिक असमानता कहते हैं। इस प्राकृतिक असमानता का निराकरण संभव और उचित नहीं है। समाज में विद्यमान दूसरे प्रकार की असमानता वह है जिसका मूल समाज द्वारा उत्पन्न की गई विषमता है। अनेक बार बुद्धि, बल, प्रतिभा की दृष्टि से श्रेष्ठ होने पर भी निर्धन व्यक्तियों के बच्चे अपने व्यक्तित्व का वैसा विकास नहीं कर पाते जैसा विकास उससे निम्नतर बुद्धि बल के धनिक बच्चे कर लेते हैं। इस सामाजिक असमानता का मूल कारण समाज द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों का वह वैमनस्य होता है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। राजनीति विज्ञान की एक धारणा यह के रूप में समाज का तात्पर्य सामाजिक वैमनस्य द्वारा उत्पन्न इस असमानता के अंतर से। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास के समान अवसर दिए जाते हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को कहने का अवसर ना मिले कि यदि उसे यथेष्ट सुविधा प्राप्त होती तो वह भी अपने जीवन का विकास कर सकता था। अतः समानता की विधिवत परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैमनस्य हो। लास्किन ने कहा कि समानता मूल रूप में सामान्यकरण की एक प्रक्रिया है। इसलिए प्रथमतः समानता का आशय विशेषाधिकारों का अभाव से है। वे द्वितीय रूप में इसका आशय यह है कि सभी व्यक्तियों का विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। समानता के विभिन्न पक्ष या आयाम। समानता विभिन्न वर्तमान समय की संभवतया सर्वाधिक लोकप्रिय धारणा है और विभिन्न विचारकों द्वारा तथा विचारधाराओं ने अपने अपने तरीके से समानता की धारणा का प्रतिपादन किया। इस स्थिति में ने समानता के विभिन्न रूपों और आयामों को जन्म दिया है। समानता के ये विभिन्न आयाम इस प्रकार वैधानिक, कानूनी तथा समानता का कानूनी पक्ष जिसमें और दूसरा जो है राजनीतिक समानता यानी समानता का राजनीतिक पक्ष, सामाजिक समानता यानी समानता का सामाजिक पक्ष और आर्थिक समानता यानी समानता का आर्थिक पक्ष। वैधानिक या कानून समानता के अंतर्गत हम कह सकते हैं कानून समानता का तात्पर्य यह है कि राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं किया जा सकता। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हों और सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो। ब्रिटेन के संवैधानिक व्यवस्था विधि का शासन कानून समानता की स्थिति प्राप्त करने की ही व्यवस्था है। कानून समानता में निम्न बातें आती। कानून के समक्ष समानता यानी कि आयवर जैसे कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक से कानून बनाएगा और इन कानूनों को एक समान लागू करेगा। राज्य जन्म, वंश, लिंग, धर्म, जाति, धर्म स्थान, जन्म स्थान, धनी गरीब, ऊंच नीच आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आयवर जेनिंग के अनुसार समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक समान होना चाहिए। यानी कि डायसी ने विधि के समक्ष समानता की व्याख्या इस प्रकार की है कि हमारे देश में प्रत्येक प्राधिकारी यानी अंग्रेजी विधि शास्त्र था डायसी, उसने कहा था कि हमारे देश में प्रत्येक प्राधिकारी चाहे वह प्रधानमंत्री हो या पुलिस का सिपाही या कर वसूल करने वाला अवैधानिक कार्यों के लिए उतना ही दोषी माना जाएगा जितना कोई साधारण नागरिक। कानून का समान संरक्षण यानी कानून का समान संरक्षण समानता कानूनी समानता का नकारात्मक पक्ष है, लेकिन इसके साथ ही कानून समानता का एक सकारात्मक पक्ष भी है जिसका अर्थ है कि राज्य के सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होता है।
राज्य कानूनों के माध्यम से अपने नागरिकों को जो स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन के अन्य क्षेत्रों में जो सुविधाएं प्रदान करता है, उनके संबंध में राज्य अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसमें यह बात निहित है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कर्तव्यों के प्रसंग में समानता, कानून समानता की धारणा में एक बात सम्मिलित है कि अधिकारों के साथ सभी व्यक्तियों के कर्तव्य भी एक समान होते हैं। जन्म, वंश, धर्म, संपत्ति आदि के आधार पर ना तो किसी का विशेष सुविधाएं प्राप्त होगी, ना उनके कर्तव्य ही अलग अलग मान जाएंगे। करों के निर्धारण में समानता, करों का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि करों का बोझ सभी के ऊपर डाला जाए। इस प्रसंग में कर देने की क्षमता के आधार पर अवश्य ही भेद किया जा सकता है। धनी व्यक्तियों पर करों का अधिक बोझ और निर्धन व्यक्तियों पर करों का कम बोझ कानूनी समानता के सिद्धांत के अनुसार ही है। विवेक संगत आधार पर भेदभाव मानने, कानूनी समानता का विचार राज्य द्वारा मनमाने आधार पर किए जाने वाले भेदभाव का ही निषेध करता है। विवेक संगत आधार पर यदि किसी वर्ग विशेष को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है तो समानता के सिद्धांत का निषेध नहीं करता है। शर्त यह है कि उस स्थिति में उस वर्ग के सब लोगों पर वे समान रूप से लागू हों। राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता का अर्थ यह है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के अवसर सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। राजतंत्र, कुलतंत्र, तानाशाही व्यवस्था राजनीतिक समानता के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती। राजतंत्र, कुलतंत्र, तानाशाही, इन व्यवस्थाओं में जन्म या वंश के आधार पर भेदभाव एक सामान्य स्थिति है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। राजनीतिक समानता के अंतर्गत मतदान देने का अधिकार होता है सभी को, चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार होता है सभी को। जैसे कि भारत में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में ऐसी योग्यताओं का निर्धारण किया गया कि ये राजनीतिक समानता के विरुद्ध नहीं है। प्रार्थना पत्र का अधिकार है, यानी कि नागरिकों को प्रार्थना पत्र देने और इस माध्यम से अपनी शिकायत सरकार तक पहुंचाने का अधिकार समान रूप से होना चाहिए। राजकीय नियुक्तियां तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार, राजनीतिक नियुक्तियों, राजनीतिक सम्मान, राजकीय सम्मान करने के लिए सभी को समान रूप से अधिकारी समझा जाना चाहिए। केवल शिक्षा, सेवा या किसी विशेष योग्यता के आधार पर इस संबंध में भेदभाव किया जा सकता है। विचार की अभिव्यक्ति, दलीय संगठनों के निर्माण का अधिकार भी सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। सामाजिक समानता, यानी समानता का एक महत्वपूर्ण एक पक्ष सामाजिक समानता है। सामाजिक समानता का आशय यह है कि समाज और सामाजिक जीवन के में सभी व्यक्तियों को समान समझा जाना चाहिए। धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान पर व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि अनुच्छेद 17 जो भारत का संविधान में अनुच्छेद 17 है, उसमें अस्पृश्यता का निषेध माना है। इसके अलावा सामाजिक समानता की मांग के तहत ही समाज में सती प्रथा, कन्या हत्या जैसी अमानवीय स्थिति में कोई प्रचलन नहीं हो। सामाजिक समानता के अंतर्गत मुख्यतः ये बातें होती है कि वंश, धर्म, जाति और वर्ण के आधार पर किसी को श्रेष्ठ या अन्य किसी को है ना समझा जाए, स्त्रियों पुरुषों से कम अधिकार ना दिया जाए। सामाजिक समानता की मांग है कि स्त्रियों के पुरुषों के बराबर सम्मानजनक स्थिति व्यवहार में भी प्राप्त हो। सामाजिक समानता का एक ऐसे समाज की स्थापना पर बल देती है जिसमें मनुष्य के बीच सामाजिक समागम को बढ़ावा मिले। सामाजिक समागम का अर्थ है कि विवाह संबंधों व खान पान के क्षेत्र में निषेधों का अभाव। सामाजिक असमानता का उद्धार शिक्षा द्वारा दूर किया जा सकता है। आर्थिक समानता, आर्थिक समानता में आज के जीवन में अर्थ का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, और यदि हम न केवल सिद्धांत वर्ण व्यवहार में समानता का प्राप्त करना चाहते हैं तो आर्थिक समानता की स्थिति को प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। रूसो अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि ना तो अमीर की ही संख्या बढ़ने पाए और ना भीख मंगों की। अभिप्राय है कि समाज में भारी आर्थिक विषमताएं नहीं होनी चाहिए। आर्थिक विषमता समाज के संपूर्ण ढांचे को दूषित कर देता है। लास्की के अनुसार जिस देश में संपत्ति और उत्पादन के साधन कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में केंद्रित होते हैं, उस देश की राजनीति, संस्कृति, शिक्षण व्यवस्थाओं, न्यायपालिका पर धन पूर्णतया हावी हो जाता है। इतना ही नहीं, वर्ण धार्मिक समुदाय भी उनके इशारों पर चलते हैं। रॉबर्ट डेल ने राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक समानता को एक दूसरे से संबंधित माना। डेल के अनुसार यदि हम चाहते हैं कि राजनीतिक स्थायित्व और सरकार का लोकतंत्री स्वरूप बना रहे
तो हमें भूमि के समुचित वितरण, कर प्रणाली के सुधार, शिक्षण सुविधाओं का विस्तार करके आर्थिक क्षेत्र में समानता को लाना होगा। आर्थिक समानता का आशय यानी कि आर्थिक समानता का आशय ये नहीं है कि सभी व्यक्तियों को समान वेतन मिले, सभी व्यक्ति बराबर बराबर भौतिक साधनों का उपभोग करें। इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त कर पाना ना तो संभव ना उचित है। आर्थिक समानता का आशय यह है कि सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। संपत्ति की दृष्टि से समाज में भारी विषमताएं नहीं होनी चाहिए। आर्थिक समानता के पहलू में हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों की न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। जब तक सभी व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त ना हो जाए, तब तक इन्हीं व्यक्तियों की विलासिता के साधन प्राप्त करने का अधिकार नहीं। सभी व्यक्तियों को रोजगार, पर्याप्त मजदूरी, उचित अवकाश की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी, अंग भंग की स्थिति में व्यक्तियों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए। पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि महिलाओं और बच्चों को उनकी आर्थिक मजबूरियों के कारण शोषण न किया जा सके। सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए कि उनके द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। इसमें यह बात निहित है कि सामाजिक दृष्टि से दलित सभी निर्धन परिवारों के बच्चों को ऐसी सुविधा दी जानी चाहिए कि उनके द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। राष्ट्र की संपत्ति और उत्पादन के साधन कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित नहीं होने चाहिए। इस प्रसंग में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कुछ व्यक्ति उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के आधार पर किन्हीं अन्य व्यक्तियों का शोषण न कर सके। भीषण आर्थिक असमानता का अंत किया जाना चाहिए। पूर्ण समानता की स्थिति प्राप्त कर पाना संभव नहीं, लेकिन राज्य की नीति ऐसी होनी चाहिए कि समानता की दिशा में आगे बढ़ने वाली हो। आर्थिक समानता के लक्ष्य को ठोस कार्यों के आधार पर भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी समानता और स्वतंत्रता के बारे में हम जब संबंध बारे करें तो इसमें यह है कि स्वतंत्रता समानता के पारस्परिक संबंध के विषय में राजनीति शास्त्र में मतभेद है। कुछ व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रता समानता के लोक प्रचलित अर्थों के आधार पर इन्हीं परस्पर विरोधी बताया गया है। उनके अनुसार स्वतंत्रता अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, जबकि समानता का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार के सभी व्यक्तियों को समान समझने से है। इन व्यक्तियों का विचार है कि यदि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो जीवन के परिणाम नितांत असमान होंगे। शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को समान कर दिया जाए तो यह समानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी। केवल सामान्य व्यक्ति ही नहीं वरन डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टिन जैसे राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वानों का भी यह विचार है कि स्वतंत्रता समानता परस्पर विरोधी है। लॉर्ड एक्टिन एक स्थान पर कहते हैं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो जाएगी। किंतु टॉकविले, लॉर्ड एक्टन आदि विद्वानों का यह विचार सत्य नहीं है। वस्तु तो लॉर्ड एक्टन आदि विद्वानों द्वारा स्वतंत्रता समानता के जिस रूप की कल्पना की गई, स्वतंत्रता समानता का वह रूप ना तो समाज में कहीं प्राप्त है, ना ही राजनीतिक विज्ञान में स्वतंत्रता समानता का उस रूप में स्वीकार किया गया। इस संबंध में लास्की ने कहा है कि डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन के मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा होने के कारण ही उनके द्वारा स्वतंत्रता समानता को परस्पर विरोधी समझा गया। किंतु यह एक गलत निष्कर्ष है और उनके द्वारा समानता का तात्पर्य गलत रूप से लेने के कारण ही ऐसा किया गया। सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता तो हॉब्स के बर्बर समाज में ही प्राप्त थी, जिसमें वास्तविक अर्थ में कोई भी स्वतंत्रता नहीं था। ये इस प्रकार सभी व्यक्तियों की प्राकृतिक समानता या आय की समानता तो स्वप्न लोक की वस्तु है, जिससे समानता पर आधारित साम्यवादी शासन की व्यवस्था के प्रमुख स्टालिन ने भी मूर्खतापूर्ण बकवास कहा है। राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता समानता का जो तात्पर्य लिया गया है उस अर्थ में स्वतंत्रता समानता विरोधी नहीं वरण पूरक है। स्वतंत्रता की ठीक परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता जीवन की ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो, विशेषाधिकार का नितांत अभाव हो और व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो। यानी एक्टन कहता है कि विरोधाभास यह है कि समानता और स्वतंत्रता जो परस्पर विरोधी विचार के रूप में प्रारंभ होते हैं और विश्लेषण करने पर एक दूसरे के लिए आवश्यक हो जाते हैं, और यह सत्य है कि समानता का अर्थ की उचित व्याख्या स्वतंत्रता के संदर्भ में ही की जा सकती है। इसी प्रकार लास्की ने कहा कि संपत्ति की असमानता स्वतंत्रता की विरोधी है। साधनों के अभाव के कारण निर्धन व्यक्ति न्यायालयों में उचित न्याय नहीं प्राप्त कर सकता। मुकदमेबाजी की लंबी प्रक्रिया से धनी लोग अपने निर्धन पड़ोसियों की तबाही कर देते हैं। वास्तव में समानता के द्वारा स्वतंत्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है। एक ऐसे राज्य में जिसमें समानता नहीं, स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। इस बात में निम्नलिखित बात हम कर सकते हैं कि यह राजनीतिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता व्यर्थ हो जाएगी और जनता को के एक बड़े भाग को शासन का में कोई भाग नहीं प्राप्त होगा। यदि नागरिक समानता नहीं होगी तो प्रत्येक
जो व्यक्ति नागरिक अयोग्यताओं से पीड़ित है उन्हें स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं होगी। यदि सामाजिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता कुछ ही व्यक्तियों का विशेषाधिकार हो जाएगा। यदि आर्थिक समानता नहीं होगी तो धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाएगा और केवल वही वर्ग स्वतंत्रता का अलग लाभ उठा पाएंगे। ऐसी स्थिति में डॉक्टर आशीर्वादन ने ठीक ही कहा कि फ्रांस के क्रांतिकारी ना तो पागल थे और ना मूर्ख जब उन्होंने स्वतंत्रता समानता का भ्रातृत्व का नारा लगाया था। प्रोफेसर पोलार्ड ने इस सच्चाई को एक वाक्य में इस प्रकार व्यक्त किया है कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक हल है, वह हल समानता में निहित है। वास्तव में स्वतंत्रता समानता मानव जीवन सरिता के दो तट हैं। ये मानव कल्याण रूपी रथ के दो पहिए हैं। सत्य और शिव का जो अभिन्न अंग है वही मानव जीवन में स्वतंत्रता समानता का है। यह नितांत संभव है कि भारत के गरीब किसानों मजदूरों में अनेक व्यक्ति नेहरू और टैगोर के सम्मानीय प्रतिभा संपन्न हो, लेकिन पर्याप्त सुविधा न होने के कारण वे अपने जीवन का विकास न कर सके हों। वस्तुतः समानता के अभाव में सबसे अधिक योग्य व्यक्तियों की खोज उसी प्रकार से बहुत अधिक कठिन है जिस प्रकार एक दौड़ में सबसे तेज दौड़ने वाले व्यक्ति का पता लगाना, जिसके अंतर्गत प्रतियोगी अलग अलग स्थानों से दौड़ शुरू करते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक और सहायक है। R.H. टोनी ने सत्य ही कहा कि समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी ना होकर इसके लिए आवश्यक है। इस अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।